हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज को कंप्लीट किया था, उसको रिवाइज किया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए एक बार देखते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। एक तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान चीज है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर ये इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेटा हमेशा जो इवेंट होता है वो हमेशा कोलैटरल होता है, यानी कि सपोर्टिव होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को ही बोला जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस में क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि भाई अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक, तो अब यहां पर प्रॉमिस किस चीज का हो रहा है? 10 लाख रुपए का हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10 लाख रुपए का हो रहा है। लेकिन ये कब होगा? ये फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, जब अब मैं बीमार हो जाऊंगा। यानी कि इलनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। बीमारी किसी के बस की बात थोड़ी ना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को कब परफॉर्म करना पड़ेगा? जब मेरी तबीयत खराब होगी और जब मैं हॉस्पिटलाइज हूंगा। और अगर बाई चांस मेरी तबीयत खराब नहीं हुई तो क्या होगा? तो फिर उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट में और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेटा एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो जरूर याद रखना। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है किसी भी पार्टी को ना फायदा हो ना नुकसान हो। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है किसी भी प्रॉफिट को ना, किसी भी पार्टी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। लेकिन वेजिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वेजरिंग में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां पर बस केवल एक एम होता है, क्या? हार और जीत। आप कैसे जीत रहे हो, क्या कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हार और जीत। आदमी का जो मेन पर्पस होता है वो रिजल्ट होता है। ठीक है, उसको इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन इसमें इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इवेंट हमेशा कोलेटरल होगा। देखिए एक बार कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो बेटा किसी काम को करने के लिए और किसी काम को ना करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा कोलेटरल में होगा, यानी कि सपोर्टिव में होगा। डज और डज नॉट हैपन, तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है परफॉर्मेंस। देखिए आगे, तो देखिए डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर इवेंट, और फ्यूचर का जो इवेंट होगा वो बेटा हमेशा अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन का मतलब किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। ठीक है, यानी किसी पार्टी के चाहने या ना चाहने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं एक बार, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। तो जो भी कंडीशन है वो आगे भी हो सकती है और पहले की भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। देखिए तो देखिए, इवेंट रेफर्ड इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कोलेटरल इवेंट होगा। द इवेंट ऑन विच द परफॉर्मेंस इज मेड टू डिपेंड इज एन इवेंट कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट के हमेशा सपोर्ट में होगा इवेंट, इवेंट मेन नहीं होगा, लेकिन इवेंट हमेशा कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अभी मैंने आपको बताया इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? किसी पार्टी के चाहने या ना चाहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, द कॉन्टीजेंट द कॉन्टीजेंट इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन एंड शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। तो ये प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग, प्रोमिसर की विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए रूल्स, अब इसके रिगार्डिंग रूल्स 6 रूल्स दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्फोर्समेंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रूल 2 क्या बोल रहा है? नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? फ्यूचर के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी फ्यूचर में अगर कोई भी पार्टी कंडक्ट करेगी तो उसके करने या ना करने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रूल 4 क्या बोल रहा है? रूल 4 भी बोल रहा है हैपनिंग के लिए। रूल 4 क्या बोल रहा है? हैपनिंग के लिए, लेकिन बस यहां पर बेटा एक चीज ऐड हो गई है, फिक्स टाइम। बस केवल, यानी कि अगर मैंने बोला कि 4 महीने के अंदर अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अब यहां पर 4 महीने ऐड हो गए ना, अगर टाइम फिक्स नहीं था तो फिर रूल 1 अप्लाई होता, लेकिन अगर टाइम फिक्स हो गया है तो फिर रूल 4। अब ये देखिए रूल 5 क्या बोल रहा है? रूल 5 बोल रहा है नॉन हैपनिंग के लिए, और इसमें भी क्या हो गया बेटा? बस केवल फिक्स टाइम ऐड हो गया। मेरी बात समझ में आई? और एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तब तो ये शुरुआत से ही वॉइड होगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इवेंट तो होना ही नहीं है ना, तो ये एग्रीमेंट ही क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। एक बार सारे रूल्स डिटेल में एक बार देख लेते हैं। देखिए रूल 1 रिगार्डिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। तो बेटा ये हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं किसी इवेंट के होने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वेयर अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट happens, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को तब तक इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता जब तक ये इवेंट हो ना जाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, तो कंपनी ने क्या बोला? अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो मेरी तबीयत क्या हो गई? एक इवेंट हो गया। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी, और तबीयत खराब नहीं हुई तो फिर मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। देखिए इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अब देखो इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड था ना, कि अगर इवेंट हुआ तो फिर मैं परफॉर्म करूंगा। अब इवेंट होना इम्पॉसिबल हो गया, यानी इवेंट हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब बेटा क्या होगा? इसका मतलब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और परफॉर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से रूल 1 बेटा सबका क्लियर हो गया होगा। एक बार देखते हैं रूल 2। अब रूल 2 सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, बस केवल एक चीज हो गई है उसी का ठीक ऑपोजिट। वो क्या था? रूल 1 क्या था? हैपनिंग के ऊपर, यहां पर नॉट हैपनिंग के ऊपर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो यहां पर ना होने के ऊपर डिपेंड करता है, निगेटिव सेंस की बात करता है। ये है रूल 2। देखिए वेयर अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, it can be enforced only when the happening of that event become impossible and not before। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्स करा सकते हैं? जब ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएंगे तब, यानी अब इवेंट होगा ही नहीं तो फिर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, यानी जो पर्सन लिविंग है, यानी जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए वेयर द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टीजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। इन सच अ केस द इवेंट शैल बी considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise then under further contingency। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि अगर तुम्हारी शादी सी से हो जाएगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ए ने बी से बोला कि अगर तुम्हारी शादी सी से हो जाएगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब सी की शादी हो गई डी से। अब जब सी की डी से शादी हो चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बी के साथ शादी हो पाना इम्पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल है तो फिर यहां पर इनको परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सबको समझ में आई? तो यहां पर फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जो लिविंग पर्सन है उसके फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। आगे देखिए रूल 4। रूल 4 बिल्कुल सेम है, यहां पर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हैपनिंग के साथ में बेटा बस फिक्स टाइम लग गया है। देखिए such type of contract become void if before the expiry of fixed time such event does not happen or such event become impossible। तो यहां पर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो यहां पर परफॉर्म कब करना पड़ेगा? यहां पर परफॉर्म तब करना पड़ेगा अगर फिक्स टाइम के अंदर
इवेंट नहीं होता है या इवेंट हो पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 नॉन हैपनिंग के लिए बोलता है, लेकिन यहां पर भी फिक्स टाइम ऐड हो गया है, बस केवल टाइम इसमें ऐड हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ इफ द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम, इफ सच इवेंट डज नॉट हैपन और इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी। तो यहां पर बेटा परफॉर्म कब करना पड़ेगा, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्स करा सकते हैं, जब वो फिक्स टाइम के अंदर वो इवेंट नहीं होगा या हो पाना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बहुत आसान से रूल है। पांचवा रूल बहुत आसान है। पांचवा रूल तो वॉइड एब इनिशियो होगा। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए a contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens is void. The impossibility of the event may be or may not be known to the parties to the agreement at the time when they entered into it. तो ये पार्टीज की नॉलेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एग्रीमेंट क्या होगा, void ab initio. क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी क्वासी को तो मैं मौसी के नाम से याद करता हूं, मैं अपनी मौसी से बहुत प्यार करता हूं, तभी क्वासी को हमेशा मौसी, मासी का मतलब माँ जैसी, क्वासी का मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, एज कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी मौसी। ठीक है, तो अब क्वासी का मतलब क्या, एज कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, ओरिजिनल नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से कम भी नहीं है, यानी कि इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है बेटा, ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं। अब क्यों क्वासी इसको बोलते हैं, क्वासी इस वजह से बोलते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब जब ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि ना तो ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस है, ना ही एग्रीमेंट है, बस केवल एक चीज है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो इस वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, लेकिन चूंकि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो इसको एक काम करते हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मान सकते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा मान सकते हैं, तभी इसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। तो देखिए एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, तो यहां पर लॉ ऑब्लिगेशन को इंपोज करता है अपॉन पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, कौन सी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोविजन है ना, वो क्यों लाया गया, उसके पीछे का एक पर्पस है। उसका पर्पस क्या है, कोई आदमी किसी दूसरे के पैसों को एंजॉय नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन किसी दूसरे के पैसों को एंजॉय नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे की कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी आपके पास है तो आपकी वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगी कि आपको वो प्रॉपर्टी, वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया तो उसके पास में राइट है कि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। तो वही चीज लिखी हुई है यहां पर कि एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ अपॉन पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन तो भी लीगल ऑब्लिगेशन दूसरे पर्सन की अराइज हो रही है। क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसी को ही बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं। अब देखिए फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले तो ये लॉ इंपोज करता है, दूसरा ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ अ पार्टी। तो बेटा यहां पर प्रॉमिस नहीं है, यहां पर लीगल ड्यूटी अराइज हो रही है। द राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हमेशा पैसे का होगा। यहां पर जो अधिकार की बात करी जा रही है, जो राइट की बात करी जा रही है, वो हमेशा पैसे का अधिकार होगा, यानी कि राइट टू मनी की बात करी जा रही है। राइट इज ऑलवेज राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि पर्सोनम की बात करी जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में ही राइट होगा। ठीक है, तो राइट हमेशा अवेलेबल होगा एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में। एंड सूट फॉर ब्रीच मे बी फाइल्ड सेम एज ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर जो हम सूट फाइल करेंगे बिल्कुल वैसे ही सूट फाइल करेंगे जैसे रियल कॉन्ट्रैक्ट में। रियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है। तो यहां पर जो सूट फाइल होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ही फाइल होगा। राइट, तो ये बेटा फीचर्स हो गए आपके 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। आगे देखें, डिफरेंस देखते हैं क्वासी और कॉन्टीजेंट का। तो एसेंशियल्स फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
तो क्वासी द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट, यानी कि नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, कुछ भी जो भी एसेंशियल होते हैं वो मिसिंग होते हैं यहां पर। लेकिन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट चूंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेशन, यहां पर जो ऑब्लिगेशन अराइज होती है वो लॉ की वजह से होती है, यहां पर जो ऑब्लिगेशन अराइज होती है वो पार्टीज की कंसेंट की वजह से होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वासी एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, अनसाउंड माइंड। यार एक मिनट पानी पी लो। सॉरी गाइस। तो देखिए मैंने आपको बताया था अनसाउंड माइंड और माइनर वाले केस में क्या बताया था, अगर कोई भी पर्सन माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को या उनके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है उसको कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है, नेसेसिटी का मतलब कोई जरूरत की चीजें, इलाज हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गई, खाना हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये जो जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं, कोई भी अगर नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है तो उसके पास में राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी बेच करके, यानी कि माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन की प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसा रिकवर कर सकता है। हालांकि उनकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। अब सोचो, तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन तो एग्रीमेंट में एंटर कर ही नहीं सकते, एग्रीमेंट हमेशा क्या होगा, वाइड होगा। लेकिन यहां पर उनकी प्रॉपर्टी को लायबल माना जा रहा है, इस वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि रियल कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनर और अनसाउंड माइंड रियल कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि भाई यहां पर इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और देखो इसको डालने के पीछे का एक रीजन भी है, कोई भी पर्सन माइनर की हेल्प या अनसाउंड माइंड पर्सन की हेल्प क्यों करेगा, जब उसको पहले से ही पता है कि अगर माइनर या अनसाउंड माइंड की कोई ऑब्लिगेशन होगी नहीं, मैं उनको स्यू नहीं कर सकता, मैं उनसे कोई भी क्लेम नहीं ले सकता, तो इसी वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है कि भाई वो पर्सनली लायबल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी अगर कोई उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी कैन बिकम लायबल। तो इसी वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। अगर हम किसी दूसरे के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं, कोई लॉफुल डेट है, कोई लीगल डेट है जो किसी और को पे करने हैं, लेकिन उसके बिहाफ पर हम पे कर रहे हैं, तो वहां पर इसको भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में माना गया है, वो पैसा भी हम रिकवर कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अब अगर कोई भी पर्सन हमारे लिए नॉन ग्रेचुअस एक्ट कर रहा है, नॉन ग्रेचुअस एक्ट का मतलब क्या हुआ, मुफ्त में नहीं कर रहा है, उसकी इंटेंशन ये है कि हमको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, वो मुफ्त में हमें सेवा नहीं दे रहा है और हम उस पर्सन के किए गए काम को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो वहां पर उस पर्सन के पास में भी राइट है कि वो हमसे उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी अगर किसी को किसी के खोए हुए गुड्स मिले तो वो उसका मालिक नहीं बन जाता है, वहां पर वो एज अ बेली काम करता है, उसको रियल ओनर को ढूंढना पड़ता है और उसको गुड्स को वापस करने होते हैं। देखिए इन सारे प्रोविजन अभी हम लोग आगे देखते हैं। लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन। अब किसी ने डरा धमका करके या गलती से हमने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा किसी दूसरे पर्सन को दिया है, तो वहां पर हमारे पास में राइट है कि बाद में हम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो बेटा 5 तरीके की ऑब्लिगेशंस हैं या 5 तरीके के राइट्स हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाले गए हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए सारे यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सबसे पहले टाइप 1, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी यहां पर बात हो रही है माइनर और अनसाउंड माइंड की, यानी कि माइनर और अनसाउंड माइंड को कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड करी है तो फिर वहां पर हम उससे वो उसकी प्रॉपर्टी से वो अमाउंट रिकवर कर सकते, राइट। इसमें बेटा ये याद रखना, माइनर अनसाउंड माइंड या अगर उनके ऊपर कोई भी पर्सन डिपेंडेंट है, ठीक,
देखिए, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, ये भी मैंने आपको बताया। अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी व्हिच अनदर इज ऑब्लाइज्ड टू पे, यानी किसी दूसरे पर्सन की ऑब्लिगेशन है लेकिन उसके बिहाफ पर हम दे रहे हैं, तो यहां पर सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स बाय दैट अदर पर्सन प्रोवाइडेड द पेमेंट हैज बीन मेड बाय हिम टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, भले ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया हो। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, वो देखते हैं एक बार। देखिए, सपोज करिए कि मिस्टर ए के पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इन्होंने मिस्टर बी को लीज पर दी हुई है। इनसे हर महीने 20,000 रुपए का किराया आ रहा है, इनसे हर महीने 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है। अब इसके मान लीजिए कि कुछ टैक्सेस हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, तो ये सारे ड्यूज इसके बचे हुए हैं और मिस्टर ए इन सारे ड्यूज को मीट आउट नहीं कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं उनके पास में राइट होता है कि भाई प्रॉपर्टी को बेच करके हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो इन्होंने इनको नोटिस भेजा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी को हम ऑक्शन में डाल देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हम ऑक्शन में डाल देंगे और ऑक्शन से डाल करके हम अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। अब जब ये बात मिस्टर बी को पता चली तो मिस्टर बी ने सोचा कि यार हमसे तो कोई लेना देना नहीं, भाई इनकी प्रॉपर्टी बिक रही है, इनको टैक्सेस पे करने, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अभी फिलहाल हम इस घर में रह रहे हैं और अगर ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में गई तो हम भी फंस जाएंगे। हम कहां पर जाएंगे, हमने तो इनको भी पैसे भी दिए हुए हैं, हम तो यहां पर रेंट में रह रहे हैं। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि मिस्टर ए के बिहाफ पर ये सारे के सारे रेवेन्यू पे कर दिए, ठीक। तो क्या अब मिस्टर बी के पास में राइट है कि इन पैसों को रिम्बर्स करा सकते हैं मिस्टर ए से? यस बेटा, बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो यहां पर भी मिस्टर ए की लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगी कि अगर कोई लॉफुल डेट है, कोई लीगल डेट है और सामने वाली पार्टी या सामने वाला कोई भी पर्सन आपके बिहाफ पर उस पैसे को पे करता है, तो उसके पास में पूरा राइट आ जाता है कि बाद में उस पैसे को वो आपसे रिकवर कर सकता है। आगे देखते हैं, टाइप थर्ड, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। ये भी मैंने आपको बताया, अगर कोई भी पर्सन हमको नॉन ग्रेचुअस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, यानी मुफ्त में प्रोवाइड नहीं करा रहा, उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलेगा और हम उसके सर्विसेज को एंजॉय भी कर रहे हैं, राइट। देखते हैं, such an obligation right to recover arises where a person lawfully does anything for another person or to deliver anything to him not intending to do so gratuitously. Gratuitously का मतलब मुफ्त में, and such other person enjoys the benefit thereof. The latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. तो यहां पर उसने जो भी कुछ डिलीवर किया है वो उसको वापस करेगा, या अगर कोई भी सर्विसेज एंजॉय करी है तो उसका पेमेंट करेगा। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, देयर सच पर्सन इज सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। तो जैसे कि मैंने बताया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कैसी होती है? बेली की होती है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स यहां पर नहीं दिए गए, लेकिन थोड़ा सा इसको डेप्थ में करना, ठीक है। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है ना, उसके पास में राइट होता है कि वो उन गुड्स को अपने पास में रिटेन कर सकता है। पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन फाइंडर से गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता एक्सेप्ट रियल ओनर। केवल और केवल रियल ओनर ही फाइंडर से गुड्स को रिकवर कर सकता है, बाकी पूरी दुनिया में उससे वो कोई भी गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। यानी कोई आदमी ये नहीं कह सकता यार तुम्हें तो ये पड़ा हुआ मिला था, लाओ मेरे को दे दो, ना, कोई भी उससे वापस नहीं ले सकता एक्सेप्ट रियल ओनर। केवल और केवल रियल ओनर ही गुड्स को वापस ले सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फाइंडर है, क्या वो लॉस्ट गुड्स को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, ये याद रखिएगा। अगर गुड्स का नेचर पेरिशेबल है तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो गुड्स को बेच सकता है। दूसरा, अगर गुड्स को संभाल करके रखने का खर्चा 2/3 ऑफ वैल्यू से ज्यादा का है, 2/3 ऑफ वैल्यू से ज्यादा का है, तो भी उस केस में फाइंडर ऑफ गुड्स गुड्स को बेच सकता है। गुड्स को बेच करके जब रियल ओनर मिलेगा तब रियल ओनर को उसके पैसे उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स था। आगे देखते हैं। अब देखिए, टाइप फिफ्थ, लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, यानी कि गलती से या किसी की धमकी की वजह से, किसी के डराने की वजह से अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी पैसा सामने वाले को दिया है तो बाद में हम उससे बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन मस्ट रीपे और
रिटर्न इट। तो देखिए 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़े। तो अब देखिए रेमेडी क्या होती है, तो बेटा रेमेडी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की होती है, यानी कि अगर सामने वाले के लिए हमारी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन बन रही है तो उसके पास में पूरा राइट है कि वो हमारे ऊपर सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन ले सकता है। तो देखिए देयर the injured party is entitled to receive the compensation same as defaulted party had contracted to discharge as it had broken इस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर बेटा बिल्कुल जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, वैसे ही यहां पर अग्रीड पार्टी भी कॉम्पनसेशन ले सकती है। अब देखते हैं कुछ केस लॉ यहां पर दिए गए। सबसे पहले श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो इस वाले केस में हुआ क्या था, इसकी एक समरी मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, ठीक। उसके बाद में वो एम्प्लॉय चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंजंक्शन इशू कर दिया। इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई आपने ऐसे कैसे निकाल दिया, और एम्प्लॉय को वापस से जॉब पर रखवा दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उसको रख तो लिया, भाई कोर्ट ने इंजंक्शन पास किया था, गवर्नमेंट ने रख तो लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे कोई काम नहीं करवाया, और गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में जाकर के अपील कर दी। अपील का जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट के फेवर में आया। तो यहां पर जब कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया तो साथ में यह भी बोला कि गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उस एम्प्लॉय को, जब से वो उसको हटाया गया था, जब से इंजंक्शन पास हुआ था, तब से जितनी भी सैलरी का अमाउंट दिया है वो भी गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, यानी वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट को उस दौरान दी हुई सैलरी के पैसे को वापस करेगा। देखिए द अपील वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। आगे देखते हैं हॉलिन्स वर्सेस हॉलर में। एच पिक्ड अप डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप। देखिए वही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया कि फाइंडर ऑफ गुड्स से कोई भी पर्सन उस गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता। तो देखिए एच ने डायमंड पाया कहां पर, एफ की शॉप पर, एंड हैंडेड ओवर सेम टू एफ, और उसने एफ को दे दिया। कीप टिल द ओनर वॉज फाउंड, उसने बोला कि जब तक रियल ओनर मिल नहीं जाता तब तक आप डायमंड को रखो। इंस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स द ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस। तो यहां पर पूरी कोशिश की गई लेकिन ट्रू ओनर नहीं मिला। आफ्टर द lapse of some weeks, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him. F refused to do so. तो यहां पर H ने F से बोला कि भाई वो डायमंड मेरे को वापस कर दो, अगर तुमने कुछ भी पैसे खर्च किए हैं तो वो मैं तुम्हें दे देता हूं, उसके बाद में वो डायमंड तुम मेरे को वापस कर दो। लेकिन F ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई मेरी दुकान का डायमंड है ना, मेरी दुकान में तुम्हें पड़ा हुआ मिला है, तो वो डायमंड मेरा हुआ, तो मैं तुम्हें क्यों वापस करूं। तो यहां पर एच ने एफ के ऊपर केस किया। तो वहां पर देखिए हुआ क्या, वहां पर कोर्ट ने बोला कि एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फाइंडर ऑफ गुड्स के पास में राइट इन रेम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट रियल ओनर। रियल ओनर के अलावा कोई भी पर्सन उससे उन गुड्स को वापस नहीं ले सकता। तो डायमंड मिला किसको था बेटा, एच को। तो एच कौन हो गए, फाइंडर हो गए। तो एफ को वो डायमंड एच को वापस करना पड़ेगा। तो देखिए एच एज ही वाज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी अगेंस्ट द ट्रू। मेरे ख्याल से दोनों केस लॉ आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहां पर टी जो है वो ट्रैम कार से जा रहे थे विदाउट टिकट, ठीक है। अब चेकिंग हुई, चेकिंग में उनको पकड़ लिया गया, उनसे 5 रुपए पेनाल्टी के तौर पे लिए गए। पहले मैं एक बात बता देता हूं बेटा, यहाँ पर लिखा 5 रुपए, लेकिन जिस समय का ये केस था उस समय 5 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, ठीक है। तो अब टी ने उस समय तो 5 रुपए दे दिए, लेकिन बाद में कॉर्पोरेशन के ऊपर सूट फाइल किया फॉर रिकवरी ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम। यानी यहां पर उसने बोला कि भाई ये पैसे मेरे को धमका करके लिए गए, डरा करके लिए गए, तो अब ये 5 रुपए मेरे को वापस चाहिए। तो वहां पर देखिए कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने डिसीजन उसके फेवर में दिया कि अगर किसी ने कोर्जन या गलती से अगर किसी को पैसे दिए तो उसके पास में पूरा राइट है कि वो बाद में उन गुड्स को रिकवर कर सकता है। तो यहां पर बेटा जितने भी प्रोविजन पड़े उससे रिलेटेड हम लोगों ने केस लॉ भी कर लिए। तो देखिए ये यहां पर आपका जनरल प्रिंसिपल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, आपका रिवीजन का जनरल प्रिंसिपल वाला पार्ट, यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक आपका क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंडेमनिटी, बेलमेंट,
प्लेज, एजेंसी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए जितना जनरल प्रिंसिपल वाला पार्ट है तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लीजिए। दूसरा, हमेशा की तरह आज की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं, तो उनको भी एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ जीएनजी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।